किसी भी देश की सरकार का पैरामीटर उसके विकास को माना जाता है और कहा जाता है कि बिना विकास किए कोई भी सरकार जनता में जगह नहीं बना सकती, जनता के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती है। और आपने देखा भी होगा कि हाल के दिनों में विकास को लेकर तमाम जगहों पर चर्चा रही, राजनीतिक हलकों में भी। और जब सरकार अपनी तारीफ करने पे आती है तो कहती है कि हम विकास पर ध्यान दे रहे हैं। विकास के लिए योजनाएं आती हैं और योजनाओं को क्रियान्वयन कौन करता है, आज हम उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर्स का वो ग्रुप और वो लोग जो कि इस पूरे विकास की और योजनाओं को ज़मीनी सतह पर, ख़ास तौर से ज़मीन पर उतारने के लिए न सिर्फ तैनात किए जाते हैं बल्कि वो उसमें एक्सपर्ट भी होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जीपी द्विवेदी जी, और ये प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर। बात करें अगर प्रांत को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस पद को ग्रहण करने के बाद ख़ास तौर से कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या इनकी प्राथमिकताएं हैं, क्या इनके चैलेंजेस हैं और क्या कुछ ये करना चाहेंगे, और ख़ास तौर से सरकार की योजनाओं को लेकर इनकी क्या प्लानिंग है। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बधाई के साथ। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर हम लोग आपको बताएं कि जो हमारा ये इस समय जो हम लोग काम करते हैं, हमारा सबसे पहले का सरकार नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं को धरती पर उतारने का काम, या दूसरी तरीके से मैं ये कहूँ कि मैप टू ग्राउंड का काम हमारा होता है। हम मैप से, कागज़ों से ज़मीन पर उस परियोजना को उतारते हैं। और मैं चूँकि इस समय विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर संघ का प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया हूँ, मैंने पद ग्रहण किया है। तो जो हमारे सबसे पहले तो संघ की हमारी एक अलग मानसिकता है। संघ का कार्य, कोई भी यूनियन सबसे अपने सदस्यों के हितों के लिए कार्य करती है, लेकिन हितों के साथ साथ एक तरफ जब हम कर्तव्य करते हैं तो हमें अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम अपने कर्तव्यों पर अक्षरशः 100% खरे उतरते हुए और सरकार से ये कहेंगे कि साहब, जब हम आपकी योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं तो हमें भी सुविधाएं उस हिसाब से दी जाएं, जिससे कि हम अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से एक सुचारू रूप से चला सकें, जिससे कि हम अच्छी और स्वस्थ मानसिकता के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी योजनाओं को मूर्त रूप दे सकें। यानी द्विवेदी जी, आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल इसको अगर इस तरह से आम भाषा में समझा जाए कि आपके ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। अभी हाल ही में जो, जैसे कि आप अभी आज ही, कल ही, आज का पहला दिन है आपका, एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है अपने संघ के अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन बीइंग एन इंजीनियर, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो सरकार की योजनाओं को और सरकार की मंशा को के अनुरूप विकास को धरातल पर लाना है। इन दोनों के बीच में समन्वय बनाना आपका एक, जिसे करें, चैलेंज तो है ही। लेकिन इनको अगर आप दो कैटेगरी में करेंगे, यानी जिसे टेबल बनाएंगे, एक तरफ आपका संघ है, आपके साथी हैं, एक तरफ आपकी जिम्मेदारियां हैं, दोनों में कैसे समन्वय बनाएंगे और क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए सर, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ मैंने आपको अभी पहले भी बोला कि एक तरफ हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य को हम छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जा सकते। जब तक हम अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से नहीं निभाएंगे, तब तक हम किसी और चीज़ के लिए कहने या मांगने या किसी से कोई बात करने में सक्षम नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को तो पूरा करना ही है, कर्तव्यों को पूरा करना है। उसमें कुछ इस समय परेशानियां आ रही हैं, जैसे विकास प्राधिकरणों में इस समय अवर अभियंताओं की अत्यधिक कमी है। आपको बताएं कि हमारे यूपी में 32 प्राधिकरण हैं, जिनमें से अधिकांशतः में 1, 2 या 4 अवर अभियंता तैनात हैं। और मेरा अनुमान है कि लगभग प्रत्येक अवर अभियंता पे 5 से 6 अवर अभियंताओं का भार लगा हुआ है, जिससे हम टू द पॉइंट, अप टू मार्क काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और ये एक तनाव की स्थिति भी प्रत्येक सदस्य के ऊपर आ रही है। तो पहले तो हम सरकार से ये डिमांड करेंगे कि कुछ जो आवश्यकता अनुसार नियुक्तियां करें, जिससे कि थोड़ा सा प्रत्येक अलग अलग इंजीनियर्स पे जो लोड डबल ट्रिपल 5-5 गुना 6-6 गुना हो चुका है, वो थोड़ा कम हो, जिससे कि हम अपने कार्यों में गुणवत्ता पूरी तरह से ला सकें। अगर हम एक आदमी 5 आदमियों का काम करेगा, डिज़ाइनिंग की बात है, कार्य करने की बात है, तो वो उस पर उतनी बारीकी से ध्यान नहीं दे पाएगा जितना कि वो अकेले सिंगल दायित्व का कार्य देखते हुए कर सकता है।
देखिए, मीडिया के हिसाब से मुझे अगर बात करनी थी तो पहले परिचय वो जिस ढंग से करना था मैं उस तरह से ना करके सीधे आपको ले आया। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसे ही 33 या 32 जो हैं विकास प्राधिकरण हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनकी जिम्मेदारी है किसी भी शहर का विकास करना, उसको सुंदर रूप से। अगर आप देखें गाज़ियाबाद की सुंदरता या किसी भी शहर की सुंदरता को अगर आप देखेंगे, चाहे कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, चाहे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, उसमें जो एक आपने देखा होगा वेल प्लान्ड सिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो अगर देखा जाए इन्हीं कंधों पर होती है। और यही वो लोग हैं जो कि सरकार की योजना को और उस नक्शे को ज़मीन पर उतारने के लिए, जिसे कहना चाहिए, जिम्मेदार होते हैं। द्विवेदी साहब, आप जो कह रहे हैं कि एक तो आधुनिक दौर में आपके सामने जो चैलेंज है वो ये है कि आधुनिकता के दौर में सुंदर शहर बनाने के लिए आप एक तरह से नियुक्त किए जाते हैं। उस चैलेंज को आप कितना अभी देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोगों की भी कमी है? सर, हमारी जिम्मेदारी है, हम जिस अपने संस्थान में काम करते हैं उसका कार्य है सुनियोजित विकास, शहर का सुनियोजित विकास। तो शहर का विकास करने के लिए हम लोग जो है, सरकारें हमें योजनाएं बना के देती हैं। कुछ हमारे हर प्राधिकरण स्तर पर अलग अलग शहर की स्थितियों के दृष्टिगत कि हम इसको कहाँ से सीवरेज सिस्टम लाएंगे, कहाँ से हमें सड़क निकालनी है, कहाँ से हमें यातायात सुविधाओं को ठीक करना है, तो उसके संबंध में यहाँ पर हम लोग लोकल स्तर पर शहरों की स्थिति के अनुसार, शहरों की परिस्थितियों के अनुसार, शहर के लोगों के रहन सहन के को ध्यान में रखते हुए हम लोग योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को हम क्रियान्वित करते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस योजना को किस तरीके से कितनी जल्दी हम धरती पर ले आएँ, ये हमारा कार्य होता है। लेकिन इसमें हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि जितना हमें मैन पावर चाहिए, जितने हमें अभियंताओं के पावर चाहिए, वो अभियंताओं की पावर कम है हमारे पास, जिससे हम उन परियोजनाओं को यथासंभव समयांतर्गत ज़मीन पर नहीं उतार पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सरकार से यही कहना होगा सर कि हमें पर्याप्त मात्रा में अभियंता प्रदान किए जाएं, जिससे कि हम उन चीज़ों को समय के अंतर्गत, जो निर्धारित समय है उसके अंतर्गत योजनाओं को ज़मीन पर ले आएँ, यानी समयबद्ध तरीके से। जी। द्विवेदी साहब, दूसरा जो रोल आपका शुरू हुआ है वो प्रांतीय अध्यक्ष के तौर पर अपने तमाम सहयोगियों के लिए। जी। आपकी अपनी निजी लाइफ भी है, आपके अपने चैलेंजेस भी हैं, सरकार की अपेक्षाएं भी हैं। आपके सहयोगी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो चाहते होंगे करना, लेकिन वो शायद नहीं कर पाते हो, तो ऐसे में लगता है कि आप उनकी आवाज़ बनकर अपनी बात रखेंगे और उनकी आवाज़ को उठाएंगे। कौन कौन से मेन चैलेंजेस आप मानते हैं जो आपके साथियों के हैं, आपके सहयोगियों के हैं, ख़ास तौर से जिनके वो आप उठाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-1.5 साल से हमारे विद्युत विभाग के 115 अभियंताओं की जो है का चयन हो चुका है। उनको नियुक्ति पत्र जारी होने हैं जो लगभग 6-7 महीने से पेंडिंग पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो नियुक्ति पत्र जारी हों, जिससे कम से कम विद्युत विभाग का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चले, क्योंकि विद्युत विभाग में हमारे यहाँ अवर अभियंताओं की कमी सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्राधिकरण हैं जहाँ पर अवर अभियंता है ही नहीं विद्युत के, तो उनको भी हमें लेना है। पहली एक सरकार से ये डिमांड होगी हमारी कि उन अभियंताओं का जो नियुक्ति है उसको अविलंब जारी कर दिया जाए। दूसरा हमारे साथ सबसे बड़ी है कि हमारे जो अभियंता हैं वो अपनी समस्याओं को कई प्राधिकरणों में 1 या 2 या 3 की संख्या में होने के कारण नहीं उठा पाते हैं, तो उनके लिए हम 3 या 4 प्राधिकरणों का एक ग्रुप बनाकर उसके ऊपर मंडलीय स्तर की कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जिससे कि उनकी समस्या वो मंडलीय कार्यकारिणी अधिकारियों के सामने रख पाए और जिसका सही तरीके से निराकरण हो। सबसे बड़ी एक हमारे साथ समस्या है वो ये है कि जब तक हम सेवा में रहते हैं तब तक तो हमें चिकित्सा सुविधाएं मिल जाती हैं प्राधिकरणों से, उनके उपलक्ष्य में हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद ये सुविधाएं हमारे से ख़त्म हो जाती हैं। तो और आप ये जानते होंगे कि ज़्यादातर चिकित्सा सुविधाएं या बीमारियां 55-60 के आसपास ही ज़्यादातर आती हैं, तो सेवानिवृत्ति के उपरांत शरीर कमज़ोर हो जाता है और बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए हम सरकार से ये भी अनुरोध करेंगे कि कृपया कुछ इस तरह की स्कीम हमारे पास ज़रूर लाएँ, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद हमें
चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस तरीके से मिल सकें, हम जाके भर्ती हो जाएं और हमारी सुविधाएं हमें मिलें, जिससे कि हमें ये लगे कि हमने अगर सरकार के साथ अपना पूरा जीवन दिया है, पूरी जवानी बिताई है, तो सरकार ने हमारे बुढ़ापे के लिए यह एक सुविधा दी है कि भाई आपको चिकित्सा सुविधाएं बढ़िया तरीके की मिलती रहे। रेड्डी साहब, इसको अगर आप देखें देसी भाषा में कहें कि दुधारू पशु जब तक दूध देता है तब तक डेयरी वाला उसको बहुत सम्मान करता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको भी सड़क पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो ये स्कीम है कि वो CGHS में देती है, रिइंबर्समेंट भी होता है। मेरा यही लेकिन मानना क्या है। आपको लगता है कि आपके साथ वही स्थिति है? ये तो आपके लिए बड़ा चैलेंज है, आपको कैसा लगता है? ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा एक ये चैलेंज है। हमें वास्तव में ये महसूस होता है कि हमने अपने जवानी के दिन सरकार के साथ बिता दिए, और जब हम बुढ़ापे में आए तो हम बिल्कुल बेकार हो गए, हमें कोई नहीं पूछ रहा, जबकि हमारे पास पूरे 30 साल, 32 साल, 33 साल, 35 साल का एक एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस का भी कहीं अगर सरकार हमसे फ़ायदा लेना चाहे तो हम उसके लिए भी तत्पर रहते हैं, लेकिन वो तत्पर हम तब रहेंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमें जैसे CGHS स्कीम है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर उस तरह की कोई स्कीम हमें लॉन्च करके कैशलेस सुविधा दें तो हम और बढ़िया तरीके से और मनोयोग से सरकार की परियोजनाओं में कार्य कर सकेंगे। इसलिए हमारी एक ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि हमें ये सुविधाएं प्रदान की जाएं। रेड्डी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। लेकिन आपसे बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि अभी 1-2 राउंड शायद आपसे और बात करनी होगी। ख़ास तौर से हमें भी थोड़ी सी स्टडी करनी होगी और देखना होगा कि आधुनिक शहर बनाने के लिए जो लोग, जो जेईज़, जो ख़ास तौर से इंजीनियर्स एक तरह से जाने जाते हैं, उनके अंदर भी अपने लिए कुछ ना कुछ सोच है। उन्हें भी लगता है कि कुछ कमियां हैं और शायद इसीलिए उन्होंने एक संघ बनाया, संगठन बनाया, और उस संगठन को बनाकर वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। उनके क्या क्या सवाल होंगे, क्या क्या उनकी डिमांड्स होंगी, आगे भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को भी, और अपने मंच के माध्यम से सरकार को भी हम अवगत कराने की कोशिश करेंगे। हमारी बधाइयाँ आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथियों की अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।